साल 2024 की जम्मू कश्मीर की सरकार बनने जा रही है। अगले कुछ ही दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से संभवतः उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं और वही मुख्यमंत्री भी होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट के सामने और आने वाले भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या वो चैलेंजेस हैं जिन्हें पार पाना और जिन चैलेंजेस का मुकाबला करना उमर अब्दुल्ला के लिए जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज वादी कश्मीर से है। वादी कश्मीर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 370-35A को लेकर जो कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम कुछ उसके लिए कोशिशें करेंगे, उस पहला एजेंडा उनका वही है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि घाटी के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि 370-35A दो में से कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला ने कहा है शायद कोई रोड मैप, कोई रास्ता तैयार हो जाए या वो मरकज को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि आपको जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस देना चाहिए। पहला सबसे बड़ा चैलेंज उमर अब्दुल्ला के लिए घाटी के लोगों को की उम्मीदों पर खरा उतरता है। वो इसलिए भी क्योंकि घाटी के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। यानी 47 में से जब घाटी के आप 33 के करीब सीटें जीत रहे हो तो इसका मतलब यह होगा कि घाटी के लोगों ने आपको भर भर के वोट दिए हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज उनके लिए है, जो उन्होंने कहा है कि जो लोग गिरफ्तार हैं, अलग अलग जेलों में हैं, उनकी रिहाई की कोशिशें जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी। ये वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिस चैलेंज को अगर एज मुख्यमंत्री जब भी वो बनते हैं, उमर अब्दुल्ला अगर इस चैलेंज को ले पाए और इसमें कुछ हद तक भी कामयाब हुए तो यूं समझा जाएगा कि उनके एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर वो काम करना भी शुरू हुए और कामयाब भी हुए। तीसरा बड़ा चैलेंज, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को उन्होंने विड्रॉ करने की बात की है। इसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा, बिल को पास करना पड़ेगा और बिल को पास करने के बाद उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर की एसेंट की जरूरत होगी और एसेंट मिलेगी तो तब जाकर यह मामला बनेगा। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को उन्होंने विड्रॉ करने की बात की है, यह भी एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। उससे भी बड़ा चैलेंज है कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 3200 करोड़ के करीब रेवेन्यू है और 10,000 करोड़ के करीब बिजली की खरीद है। तो आपको 10,000 करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है और अब 3200 करोड़ के करीब आपका रेवेन्यू है, यानी लगभग 800 करोड़ के करीब आपका खसारा है। इस खसारे को ध्यान में रखते हुए आपको 200 यूनिट बिजली फ्री भी देना है और बिजली और भी खरीदनी है। यह भी एक बड़ा चैलेंज है जो चैलेंज टेस्ट करेगा उमर अब्दुल्ला को और जो चैलेंज बताएगा किस तरीके से उमर अब्दुल्ला इस चैलेंज को एड्रेस कर पाए। उसके बाद एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि यूथ के अंदर खास तौर पर आते ही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इसी पर काम करना चाहिए कि आते ही जो बच्चों की और जो खासतौर पर एस्पिरेंट्स की डिमांड है कि एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसमें जम्मू कश्मीर सरकार को जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हो, पीएसआई की रिक्रूटमेंट हो, दोनों रिक्रूटमेंट्स में होम डिपार्टमेंट के साथ इस मामले को टेकअप करके कम से कम 32 साल या 35 साल तक एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। और बाकी हर तरह के रिक्रूटमेंट में 40 साल अगर पूरे देश भर में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। तो यह भी एक बड़ा चैलेंज है और देखना यह होगा कि जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनते हैं और पहली कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो क्या उसी में वो दिशा निर्देश देंगे। और ये करने का इख्तियार और ये करने की ताकत जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। इसके लिए उन्हें गवर्नर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं स्टेटहुड की बात कि स्टेटहुड को लेकर, अब स्टेटहुड अगर वापस चाहिए तो उसके लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप केंद्र सरकार के साथ जरूरी है
और उस वर्किंग रिलेशनशिप में जब तक केंद्र सरकार का आप कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते और उन्हें विश्वास और यकीन नहीं होता कि हाँ, हम जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है ये संभव नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये जो आपने बात कही विश्वास और यकीन, ये विश्वास और यकीन की ही कमी है कि कोई भी सरकार जो जम्मू कश्मीर में बनती है उसे केंद्र की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ती है। ये यकीन कभी जम्मू कश्मीर की किसी जो क्षेत्रीय दल में कभी किसी नेशनल पार्टी को नहीं हुआ। आप कहेंगे कांग्रेस को हुआ, उनको भी बिल्कुल नहीं हुआ। वो भी जब भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी उसका हिस्सा कांग्रेस थी, और एक समय तो वो था जब पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कांग्रेस हो गई थी। तो ये बात कर रहा हूं जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में थे, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा उमर अब्दुल्ला के लिए। और इन सब चीजों से सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती कहिए या यूं कहिए कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना कैंपेन चलाया, जिन मुद्दों को आधार बनाकर सारा कैंपेन हुआ, उसका नतीजा ये निकला है कि 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं और ये 8 जम्मू संभाग के जिलों से चुनकर आए हैं और 5 और एमएलए वो भी जम्मू संभाग के, एक कठुआ जिले से आए हैं, एक जम्मू जिले से आए हैं, एक किश्तवाड़ जिले से आए हैं, एक रामबन से आए हैं और एक राजौरी से आए हैं। तो ये 5 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एमएलए बनकर लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा भी बने 29 के अलावा। तो यानी 34 हिंदू डोमिनेटेड या हिंदू मेजॉरिटी सीटों के में से 29 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं और 5 सीटों में से 2 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 3 सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं। और इन 3 में से भी एक प्यारेलाल शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कार्ड होल्डर हैं और आज उनके बारे में इत्तला भी यही आई है कि वो वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कामयाब हुए हैं। लेकिन अब 8 जिलों में जो लोग चुनकर आए हैं उनकी भागीदारी सरकार में नहीं होगी। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, तो अगर कोई असेंबली में चुनकर नहीं आया या किसी समुदाय की या किसी रीजन की रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं है, तो काउंसिल के जरिए आप रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते थे और उससे ये इंश्योर करते थे कि कोई समुदाय, कोई धर्म, कोई जाति असेंबली में रिप्रेजेंटेशन के बगैर ना रहे। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि लगभग 29 के करीब एमएलए, वो भी 8 जिलों के, वो सभी विपक्ष का हिस्सा होंगे और दूसरी तरफ जो 5 लोग हैं वो 5 जिलों के हैं, वो सरकार का हिस्सा। उनमें से माफ कीजिएगा, अभी तक तो 3 ही लोगों की पुष्टि हुई है कि वो सरकार का हिस्सा होंगे। 2 लोग डॉक्टर रामेश्वर और सुशील शर्मा को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो सरकार का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, या वो विपक्ष में बैठकर जम्मू संभाग की नुमाइंदगी करना पसंद करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब 5 लोग हैं तो 34 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चुनकर आते हैं। इनमें से सरकार के खाते में और पाले में अभी तक 3 हैं और 2 लोग इंडिपेंडेंट हैं। ये कहां जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए चैलेंज ये है, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक वक्तव्य में कही, कि जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में बहुत बड़ी खाई है, उसको पाटने का भी हमको काम करना है। वो कैसे करेंगे? कैसे मंत्रिमंडल जो केवल 10 लोगों के ऊपर निर्भर होगा, उस मंत्रिमंडल में इन 8 जिलों की नुमाइंदगी कौन करेगा और कैसे करेगा? वो एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को तलाश करना होगा, जिस सवाल का जवाब कांग्रेस को तलाश करना होगा। क्योंकि मैंडेट इस तरह का है कि इस मैंडेट के नतीजे में जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 6 महीने के बाद अलग जम्मू राज्य की मांग नहीं उभरेगी, ऐसा सोचना भी अजीब लगता है।
हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत हद तक नई दिल्ली के ऊपर निर्भर होगा कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ किस तरह का रवैया रखती हैं या किस तरह का रिश्ता बनाते हैं, मगर चलना जरा मुश्किल होगा। आप जानते हैं कोई भी मुद्दा जम्मू संभाग में अगर बनता है, उस मुद्दे को मुद्दा बनाकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे लोगों के सामने लाया करती थी और उसके नतीजे में क्या कुछ हालात जम्मू कश्मीर में बना करते थे, आप उन सभी चीजों से वाकिफ है। और कई बार लोग ये कहते भी थे कि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में होना बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो सरकार दौड़ती भागती रहती है और काम करती रहती है। उसके बाद केवल ये 34 लोग, केवल 29 लोग भारतीय जनता पार्टी के और दो जो इंडिपेंडेंट, जिनके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है वो क्या करेंगे, चूंकि इनको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो 31 लोग ये विपक्ष में। उसके अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोग विपक्ष में, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का 1 आदमी विपक्ष में, और उसके अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर में सीन पर बची नहीं। और सीपीआईएम के मोहम्मद सिर्फ तारिगामी है, मगर जाहिर सी बात है वो हुकूमत का हिस्सा होंगे। और अब अगर घाटी से विपक्ष में कोई है तो वो केवल, अगर कहीं कोई दाएं बाएं और न चला जाए, तो 4 ही लोग हैं जो विपक्ष का हिस्सा होंगे घाटी से। तो यानी विपक्ष बहुत हद तक जम्मू संभाग होगा, विपक्ष बहुत हद तक जम्मू संभाग के नेता होंगे। अब इस डायनामिक्स को मुझे लगता है और मुझे उभारने की, समझाने की जरूरत नहीं है, मगर ये डायनामिक्स किस ओर इशारा करता है वो बहुत गंभीर और बड़ा चिंताजनक है। यानी वर्टिकल डिवीजन जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में, वर्टिकल डिवीजन 2 धार्मिक समुदायों के बीच में, कंप्लीट डिवीजन। आप कंप्लीट डिवीजन में इसलिए भी कह रहा हूं, जहां राजौरी पुंछ के इलाके में बहुत हद तक बीजेपी को उम्मीद और तवक्का थी कि उनके जितने भी कैंडिडेट हैं वो, चूंकि उन्हें पहाड़ी कबीलों का एसटी दिया है और उस बुनियाद पर उन्हें बहुत बड़ी जीत वहां हासिल होगी, वो हुआ नहीं। वो धराशायी हो गए और केवल 1 सीट उन्होंने जीती है, बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी वहां से हार गई। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वर्टिकल डिवीजन, और उस वर्टिकल डिवीजन के कारण जो मैंडेट सामने आया है, अब वो मैंडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, उनकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि वो इंश्योर करें कि इन 8 जिलों के या इन 10 जिलों के लोग भी खुद को इस सरकार का हिस्सा माने, खुद को समझें कि उनकी नुमाइंदगी भी ये सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आज भी स्मार्ट मीटर्स के ऊपर मड़ में सुना मैंने प्रदर्शन हुआ है। तो अगर बिजली को लेकर लोगों को कोई बहुत बड़ी राहत आते ही सरकार देती है तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन क्या सिर्फ बिजली की राहत के बाद चीजें सुधरेंगी? नहीं। चीजों को सुधारना और चीजों को ठीक तरीके से चलाना, इसके लिए बहुत ज्यादा सूझबूझ की, बहुत ज्यादा समझ की और बहुत सारे ब्रिजेस बनाने की जरूरत इस नई सरकार को पड़ेगी। वो जज्बाती लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हो हल्ला करते हैं, उनकी बातें अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि इस सरकार के सर पर कांटों का ताज है और इस कांटों के ताज के बाद बहुत सारी मुश्किलें हैं, जिन मुश्किलों को हल करने की जरूरत इस सरकार को पड़ेगी। अब पहले तो यह देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल बनता है, उस मंत्रिमंडल में जम्मू संभाग की नुमाइंदगी क्या होगी, उस पर भी लोगों की नजर रहेगी। और जो नुमाइंदगी मिलेगी, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, उस पर भी लोगों की नजर होगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी नुमाइंदगी होगी, उस पर फिर विपक्ष का कटाक्ष भी होगा और विपक्ष उसका इस्तेमाल जम्मू संभाग में लोगों के बीच में ले जाकर जबरदस्त तरीके से अपनी राजनीति के लिए करेगी। तो इन सब चीजों पर, इसलिए मैंने कहा था, बड़ी बार मैंने कहा कि ये पहली सरकार है जो 1953 के बाद, 1953 से लेकर साल 2014 तक जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी, वो उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने उस नेशनल पार्टी के साथ बनाई जो केंद्र में सत्ता में थी, यानी सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनी। लेकिन इस बार पहली बार कहानी बिल्कुल उल्टी है। एक तरफ बीजेपी सेंटर में सरकार में है, उनके रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में है, और हरियाणा के नतीजों के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हुई है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस दिल्ली में
सत्ता में आए उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। महाराष्ट्र के चुनाव हैं, अन्य झारखंड के चुनाव है, अन्य कई राज्यों के चुनाव है, और अगर वहां भी महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की पोजीशन ठीक नहीं हुई तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी ताकत और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र बड़ा क्रूशियल राज्य है। ऑलरेडी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार डगमगा रही है, दो बड़े नेताओं के बीच में वहां ऑलरेडी दंगल शुरू हो चुका है, और उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं वो भी सब कुछ जो है लोगों के सामने आ रहा है। तो इसलिए इस सूरत हाल में यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि कैसे ये सरकार आगे अपना कामकाज करेगी। और फिर जैसे कहते हैं ना कि आपने सरकार चलानी शुरू की तो एक और बड़ी चुनौती होगी इस पोलराइजेशन और इस डिविसिव मैंडेट के बाद एक और बहुत बड़ी चैलेंज है आतंकवाद। अगर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं तो उसका खमियाजा कांग्रेस को नेशनल लेवल पर भुगतना पड़ेगा। उसका खमियाजा कांग्रेस को महाराष्ट्र में, झारखंड में, सब जगह भुगतना पड़ेगा। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं पांचवा गियर लगा दिया या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं अपने एजेंडे पर पुख्ते तरीके से चलना शुरू हो गई तो कांग्रेस के लिए पूरे देश में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का एक अलग एजेंडा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलग एजेंडा है। अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे समझ आ जाएगा कि ये कांग्रेस ने यूनियन टेरिटरी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो समझ आएगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को एक इंपॉर्टेंट स्टेट और एक इंपॉर्टेंट राज्य जानते हुए इस मैनिफेस्टो को बनाया है, और इस मैनिफेस्टो में वो तमाम बातें की हैं जो बातें कश्मीर घाटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसीलिए मैंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वो इसलिए नुकसानदेह साबित होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी यहां तो होम डिपार्टमेंट तो नई दिल्ली के पास है। आतंकवादी जब घटना होती है उस घटना के बाद टीवी पे जो खबर आज चलती है उस खबर में कहीं किसी को यह नहीं बताया जाएगा कि ये होम डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली चलाता है। वहां सवाल सीधा मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे, वहां सीधा मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया जाएगा कि भाई आप तो मुख्यमंत्री हैं तो आपके होते हुए सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस वहां पर अलायंस का हिस्सा है, अलायंस का हिस्सा होते हुए देखो घाटी में क्या कुछ हो रहा है। तो आप जानते हैं घाटी में जो कुछ होता है उसका असर चुनावों पर बाकी पूरे देश में पड़ता है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को उमर अब्दुल्ला किस तरीके से एड्रेस करेंगे, मैसेजिंग किस तरीके से उनकी होगी, क्योंकि आप यूनिफाइड कमांड के अब चीफ नहीं है, अब यूनिफाइड कमांड के मुखिया जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो वो भी एक परेशानी है कि चूंकि आप यूनिफाइड कमांड का हिस्सा नहीं होंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कहां कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, और अगर कुछ रिलीफ आपको चाहिए होगा जो लोगों के लिए आपने मांगा है कि अलग अलग जगहों पर सड़कों पर लोगों को रोका जाता है, लंबे लंबे वक्त तक लोगों को सड़कों पर खड़ा रहना पड़ता है, तो हम आएंगे तो उसको खत्म करेंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये आप कैसे खत्म करेंगे, आपके पास यूनिफाइड कमांड नहीं है। तो वो भी एक, उसके लिए भी उमर अब्दुल्ला को एक रास्ता निकालना होगा, और ये सारे रास्ते नई दिल्ली से होकर जाते हैं, और नई दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि आपका कोई भी प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक उस प्रोग्राम में नई दिल्ली आपकी मदद करने के लिए तैयार ना हो जाए, और मदद भी बिल्कुल 100% ईमानदारी के साथ हो, तब जाकर बात बनेगी। और ऐसा मैंने आपको कहा कि जब एक नेशनल पार्टी का एक मजबूत दल, मजबूत पार्टी, नेशनल पार्टी का एक मजबूत हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, तो जाहिर सी बात है वो जो कुछ करेंगे अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को भी वॉच करते हुए करेंगे। तो इस चीज, ये भी एक उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ा चैलेंज है कि इस चैलेंज को उमर अब्दुल्ला कैसे लेते हैं और फिर इस चैलेंज में से अपने लिए रास्ता कैसे बनाते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। गुलाम हसन मीर जैसे लीडर को जो गुलमर्ग का सुतून माने जाते थे, लोगों ने कहा आप भी नहीं। और ये आंधी थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई। लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर घाटी में, डोडा में, राजौरी पुंछ में, रामबन में, किश्तवाड़ में जबरदस्त यकीन
एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपना दिखाया है और उस यकीन के चलते इस पॉलिटिकल पार्टी को एक बहुत बड़े नंबर के साथ 1996 के बाद अगर हुकूमत में लाया है तो इन सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंफर्टेबल ना लगे, मगर वो उठाने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि वो कदम उठाने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि तब तक कोई चीज मुमकिन नहीं जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप केंद्र सरकार के साथ नहीं हो। अगर वर्किंग रिलेशनशिप होगा तो बात बनेगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने तरीके से सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री अपने तरीके से सरकार चलाएंगे, मगर जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां दो धाराओं में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बहने लगेगा तो इसका असर जमीन पर भी होगा और इसका नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ सकता है। तो जहां एक तरफ दो रीजन्स के बीच में बिल्कुल अलग अलग मैंडेट आया है, वहीं पर बिजली, पानी, सड़क से लेकर हर मुद्दे के ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें आने वाली सरकार को एड्रेस करना होगा। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो उमर अब्दुल्ला के सामने हैं। जो ही उनका कैबिनेट का खाका तैयार होगा वहीं से एक अंदाजा लग जाएगा कि ये हुकूमत आने वाले दिनों में क्या करेगी, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा काम बहुत मुश्किल है क्योंकि मरकज में एक अलग हुकूमत है, जम्मू कश्मीर में एक अलग हुकूमत है और इन दो अलग अलग हुकूमतों को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है। और एक एंड पर एक वन लाइनर जरूर कहूंगा, आप सोशल मीडिया पर कितने वायरल हैं इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप कितने बड़े सियासी आदमी हैं। इन चुनावों ने बहुत सारे सोशल मीडिया के धुरंधरों को 200-200, 400-400 वोटों में निपटा दिया है। वो सोशल मीडिया के धुरंधर कहीं नजर नहीं आए इस आंधी में, इस तूफान में। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जो कलाकारी आप लोग करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जो पत्रकारों का काम भी आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है वो बंद कीजिए। आप जमीन पर जाइए, लोगों से जुड़े रहिए, तब जाकर आपका एक राजनीतिक कैरियर और फ्यूचर बनेगा, जैसे महराज मलिक ने डोडा से किया। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको लगता है कि केवल मात्र चूंकि आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हैं इसके चलते आप कोई चुनाव जीतेंगे, तो आप वहमो गुमान की दुनिया में, आप एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में देखिए, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं, वहीं पर स्वर्गीय जीएम शाह के सुपुत्र चुनाव लड़ते हैं लेकिन इतने वोट भी नहीं ले पाए जिससे यह कहा जाए कि उनकी हार बड़ी शानदार हुई है। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर आपकी वीडियो कितनी वायरल हो रही है वो कतन ये नहीं बताती कि आप पॉलिटिकल तौर पर कितना रेलेवेंट है। आपकी पॉलिटिकल रेलेवेंस लोगों के बीच में रहकर, लोगों के काम करके, लोगों की सेवा करके बनती है। और सोशल मीडिया के कारण नेता 100 में से केवल एक आदमी बनता है। अगर सोशल मीडिया नेता बनाती होती तो आज सतीश शर्मा नहीं जीतते, आज सुशील शर्मा नहीं जीतते, आज कई सारे और ऐसे बड़े चेहरे नहीं जीतते जो चेहरे जीत कर आए। आपने नजीर अहमद की जबरदस्त वो वीडियो सुनी जिसमें उन्होंने सर्जन बरकती की बेटी को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन हकीकत क्या, नतीजा क्या निकला उसका? नहीं, सोशल मीडिया ने सरजान बरकती की बेटी को लोगों तक और उसकी आवाज को लोगों तक जरूर पहुंचाया, उसकी आहो फगा लोगों तक जरूर पहुंची, लेकिन बीरवा से चुनाव नजीर खान भी नहीं जीत सके और सरजन बरकती भी नहीं जीत सके, बल्कि वहां से चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जीत गए। तो इसलिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी काम तभी करेगी जब आपके पास दमदार कैंडिडेट होगा। अगर दमदार कैंडिडेट ही नहीं तो आप चुनाव जीतेंगे कैसे? और कई धुरंधर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में बहुत चर्चित थे, लेकिन आंधी आई और उनका एड्रेस भी आज नहीं मिल रहा। तो इसलिए जिसे नेता बनने का शौक है
वो सोशल मीडिया छोड़े, आम जनता के बीच में जाकर बैठे, आम जनता के बीच में जाकर चिंतन मंथन उनके साथ बैठकर करे, रोटी वहां खाए, उनके साथ बैठे, उनके दुख दर्द और तकलीफ को समझे, तब जाकर वो नेता बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या चैलेंजेस हैं नए भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने, और इन चैलेंजेस की शुरुआत डे 1 को ही होगी। और एक और चीज, जैसे उन्होंने कल भी एक बयान दिया था कि नॉमिनेशंस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं करनी चाहिए, पर मेरी जानकारी है कि शायद वो नॉमिनेशंस ठीक नोटिफिकेशन के आने के बाद हो जाएंगी। वो एक पहला चैलेंज होगा। वही चैलेंज बताएगा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद किस हद तक नई दिल्ली के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। और लगातार आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है वो पहुंचाते रहेंगे।